डायग्राम पूरा बना लीजिए और क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन तो मैंने बतला दिया है। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पास ये है, और इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पहले। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आपको मालूम है कि लैडर, लेफ्ट साइड की लैडर जितना ऊपर जाएगी, राइट साइड की लैडर उतना नीचे जाएगी। लेफ्ट साइड का मंकी का नेट डिस्प्लेसमेंट L प्लस वाई हो जाएगा, तो राइट साइड के मंकी का डिस्प्लेसमेंट L/2 माइनस वाई होगा। अब इस पूरे सिस्टम में 4 पार्ट हैं, 2 लैडर 2 मंकी। फॉर्मूले में सभी का हमें कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। देखो, जिन्होंने गड़बड़ किया हुआ है उनके लिए मैं बतला देता हूं। देखो, यहां पे सिस्टम है हमारे पास 2 लैडर्स और 2 मंकीज, राइट। ऑब्जर्वेशन में देखो हमारे पास सिस्टम है ये, और इस सिस्टम में 2 लैडर्स और 2 मंकीज हैं। तो अब लैडर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट देखें, y अपवर्ड, ये देखो एरो बना हुआ है, दैट इज अ y अपवर्ड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इस मंकी का डिस्प्लेसमेंट L प्लस वाई, ठीक है। इस लैडर का डिस्प्लेसमेंट इसका अपवर्ड आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जितना एक ऊपर जाएगा उतना दूसरा नीचे जाएगा, और इस मंकी का नेट अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट L/2 माइनस वाई होगा, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला रख लो, ठीक है। फॉर्मूला एकदम बैलेंस होकर रखना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा वाई सी एम इक्वल टू, अब जो मासेस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो रख दें। पहले मंकी को मैं यहां पे देखता हूं, मंकी हो गया 2m और है L प्लस वाई, ठीक है। फर्स्ट मंकी, इस वाले पार्ट को तो मैंने लिख दिया यहां पे, यहां तक ठीक है ना। अब मैं इस लैडर को देखता हूं, इस लैडर का डिस्प्लेसमेंट है y, तो मैं यहां पे लिखूंगा इसका मास हो जाएगा कैपिटल M माइनस 2m मल्टीप्लीकेशन y हो जाएगा, राइट। अब मैं राइट साइड में आता हूं, तो राइट साइड में देखो, सबसे पहले मैंने इस लैडर को देखा, इस लैडर को, इसका डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मास है आपके पास कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो लिखेंगे कैपिटल M माइनस स्मॉल m मल्टीप्लीकेशन y, माइनस y था तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, दैट इज ओके। अब इस मंकी को देखें, इसका मास है स्मॉल m, राइट, और इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में L/2 माइनस वाई लिखा। अब टोटल मास ऑफ द सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस कैपिटल M दोनों साइड में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व करें तो y यहां पे कैंसिल हो रहा है, आपने देखा होगा y की वैल्यू यहां पे कैंसिल हो रही है। अगर y की वैल्यू कैंसिल हो रही है, चेक कर लीजिए, ये रिलेशन लिखा है मैंने, y की, ये नीचे वाला जो जितना भी पार्ट है सम होके 2m हो जाएगा, y विल गेट कैंसिल, और फाइनल जो रिलेशन आएगा यहां पे, ये 5/4 ml आ जाएगा, 5/4 ml डिवाइडेड बाई कैपिटल M आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, ये समझ में आ गया कि अगर आपके पास सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो हमें कांस्टेंट को देखना होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ये देखना होता है कि किसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। एक अगर जा रहा है लेफ्ट की तरफ तो दूसरा राइट की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है। वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों को यहां पे ध्यान से ऐसे लिखना होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में चलेंगे, यहां तक समझ में आ गया, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू ऑब्जर्व, ठीक है। अब मैं यहां पे चलता हूं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द लैडर। देखो, लैडर का डिस्टेंस जितना फर्स्ट लैडर ऊपर जाएगा उतना सेकंड लैडर जाएगा, मतलब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। देखो, आप, मैं बतला देता हूं कि कैसे सोचोगे। अगर आपको सोचने में, थिंकिंग वाले पार्ट में यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो पहले ध्यान से सुन लो, एक थ्योरेटिकल पार्ट में रिवाइज कराता हूं आपको। अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप उस थ्योरेटिकल पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास की थ्योरी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मैं थ्योरी का पूरा पार्ट रिपीट करता हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर, एवरेज वैल्यू। और सेंटर ऑफ मास में
आपको कितने पार्टिकल हैं इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। उस सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है, किस डायरेक्शन में है। अंदर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये वाली बात अच्छे से क्लियर है। पहला स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर कॉन्फ़िगरेशन, इट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये लाइन अच्छे से क्लियर है। दूसरी चीज, अगर दो सिस्टम जिनका इनर कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, वॉट एवर में बी द इनर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, अगर दोनों सिस्टम के नेट मास सेम है और एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सेम। ये लाइन फिर से सुनिए, वॉट एवर में बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, अंदर चाहे जितने पार्टिकल हो, n नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हो, लेकिन अगर दोनों सिस्टम का मास इक्वल है, दोनों में लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल। ये लाइन अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग अपने सिस्टम को देखें। हमारे पास अब लैडर का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, इसलिए हमें लैडर को अब सिस्टम से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग लैडर को सिस्टम के अंदर लिए रहते थे तो वाई कैंसिल हो रहा था, हमें मिल नहीं रहा था वाई। इसलिए हम लोग इस सिस्टम को, इस लैडर सिस्टम को अलग कर दे रहे हैं। ये देखो मैंने अलग कर दिया, ये फर्स्ट सिस्टम हो गया, ये मेरे लिए सेकंड सिस्टम हो गया, राइट। अब इन दोनों सिस्टम को देखो और बतलाओ, क्या सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के मासेस सेम है? यस, सेम है। सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या सेम है? यस, सेम है, क्योंकि दोनों में टेंशन फोर्स सेम होगा, अपवर्ड होगा, दोनों का मास mg डाउनवर्ड लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सिस्टम में, और आपको मालूम है कि जब वो मूव कर रहा होगा तो टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन mg, तो चाहे वो लेफ्ट साइड का येलो कलर की हाईलाइट में सिस्टम हो या रेड कलर की हाईलाइट में सिस्टम हो, दोनों सिस्टम सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम बिहेव करेंगे, राइट। दोनों में एक्सटर्नल फोर्स सेम है, T- माइनस mg, वो भी अपवर्ड है। तो जितना येलो कलर की हाईलाइट में सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव करेगा, उतना राइट साइड में जो सिस्टम बना हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। क्यों? दोनों में के मास सेम है, दोनों के एक्सटर्नल फोर्सेस आर सेम। ये वाली बात समझ में हो गई? ठीक है। अब हम लोग दोनों को अलग अलग सिस्टम एनालाइज कर देते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, और दोनों के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मालूम है सेम होना चाहिए। अब मैं यहां पे दोनों सिस्टम को अलग अलग कर लेता हूं। दिस इज द लेफ्ट सिस्टम, दिस इज द राइट सिस्टम। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट सिस्टम, दिस इज द राइट सिस्टम। अब मैं लिखता हूं सिस्टम 1। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड सिस्टम। अब सिस्टम 1 का सेंटर ऑफ मास डेल्टा वाई CM1। इस सिस्टम में दो पार्टिकल है ना, मंकी एंड लैडर। तो यहां पे मंकी का हो गया 2m, लैडर का हो गया हमारे पास स्मॉल l। दिस इज ओके, यहां तक क्लियर है। और यहां पे लैडर भी ऊपर जा रही है, तो लैडर का मास हो गया कैपिटल M माइनस 2m, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया y, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल M। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बतलाइए, यहां तक क्लियर है? दिस इक्वेशन इज ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में? यहां तक समझ में आ गया? ये इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सिस्टम 2, वी विल राइट सिस्टम 2। यहां लिखेंगे डेल्टा वाई CM2, राइट, डेल्टा वाई CM2। अब यहां पे मंकी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो M मल्टीप्लाइड बाई L/2। लैडर नीचे जा रही है, तो M माइनस स्मॉल m मल्टीप्लीकेशन y, माइनस साइन बीच में लगा दिया, y कवर हो गया, ये आ गया कैपिटल M।
ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड। और एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर ऑफ मास वी नो YCM1 डेल्टा YCM1 दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा YCM2। ठीक है, अब यहां से देखो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और बतला दो कितनी आ रही है, क्या वही वैल्यू है? ठीक है, सभी लोग अब फाइनल कैलकुलेशन कर लेना, फिर मैं आपको नेक्स्ट कंडीशन एनालाइज करने के लिए देता हूं। देखो सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ रही है, जैसा आप लोगों ने मुझे बतलाया भी था, आंसर भी आ रहा है y इक्वल टू 3 ml डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल M, इतना आ रहा है। मतलब अब समझ में आ गया ना? कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कंडीशन है वो अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना? अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले करना चाह रहा हूं उस वाले पार्ट को अपने आप सॉल्व करना, ठीक है? हाँ, कोई डाउट तो नहीं? बोलो। मैन वाले में देखो, मैन का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें लेना पड़ेगा। मैन किसके रिस्पेक्ट में एल मूव कर रहा है? लैडर के रिस्पेक्ट में। लैडर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना राइज कर रही है? वाई। तो नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन का कितना हो जाएगा? एल प्लस वाई। सेकेंड केस में देखो, ये मंकी जो है L/2 मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लैडर कितना मूव कर रही है? वाई डाउनवर्ड। तो नेट अपवर्ड कितना हो जाएगा? L/2 माइनस वाई। अब समझ में आ गया ना? L प्लस वाई था, राइट? यस, यहां पे L प्लस वाई है, मैंने लिखा नहीं L प्लस वाई, मैंने लिखा नहीं लेकिन मैंने डिस्कस कर दिया था, मैंने इसको लिखना छोड़ दिया। L प्लस वाई है और ये कितना है? मैं यहां पे करेक्ट कर देता हूं, ये कितना है? L/2 माइनस वाई। ठीक है, करेक्ट। अपने आप सॉल्व करोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कहां पे लिखने में भी गलती हो गई है, राइट? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? तो अब क्लियर है ये वाली बात, ये समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं, यहां तक अच्छे से क्लियर है? देखो याद रहे कि ये हमारे पास कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मैंने अभी कट किया वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये भी क्या है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो मुझे यहां पे क्या लेना होगा? एल, पिछले केस में भी लिया था, लिखा भी, डिस्कशन में भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन लिखने में मैंने इधर एल लिख दिया था, आपने करेक्ट कर लिया, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं। अब इसे ध्यान से पढ़ना है। पहले डायग्राम बना लीजिए, ठीक है? डायग्राम बना लीजिए, जो अभी बाद में लेट में आए थे मैं उनको बतला दूंगा कि अभी हम लोगों ने किया है। कि आप डायग्राम बना लीजिए, मैं वहीं बतला देता हूं कि क्या अभी हम लोगों ने किया था। जब तक आप इस डायग्राम को बना लीजिए। इस डायग्राम में इस पुली के लेफ्ट साइड में एक काउंटर वेट है, कैपिटल एम। काउंटर वेट का मतलब क्या? वो दूसरे साइड में भी मास सेम होना चाहिए। दूसरे साइड में मैन एक लैडर के लोएस्ट पॉइंट में लोकेटेड है, इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है? तो लैडर का मास ओबियसली कितना हो जाएगा? काउंटर वेट होने की वजह से कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है इट इज नॉट टू द स्केल, केवल एक सिंपल डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि जो सिचुएशन में बतलाऊंगा तो डायग्राम जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखने में हो सकता है आप जस्टिफाई ना कर पाओ। तो यहां पे डायग्राम केवल मैंने एक सिंपल इस सिचुएशन को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस बना दिया है, ठीक है? अब क्वेश्चन देखना ध्यान से। ए स्टेशनरी लाइट स्मूथ पुली कैन रोटेट विदाउट फ्रिक्शन अबाउट ए फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऊपर वाली पुली है, उसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एनर्जी लॉस नहीं। ए लाइट रोप पासेस ओवर द पुली, वन एंड ऑफ द रोप सपोर्ट्स ए लैडर। रोप का एक एंड जो है वो लैडर को सपोर्ट कर रहा है विद मैन, एंड अदर एंड सपोर्ट ए काउंटर वेट ऑफ मास कैपिटल एम, राइट? यहां तक ठीक है? मास ऑफ द मैन इज स्मॉल एम, मैन का मास है स्मॉल एम, जैसे बतलाया था कि लैडर का मास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो जाएगा। इनिशियली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द काउंटर वेट इज एट हाइट h फ्रॉम द मैन एज सोन इन द फिगर, ठीक है? यहां पे ये काउंटर वेट एक सिंगल पार्टिकल की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल है, तो जितना ये मूव करेगा
अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो जितना ऑब्जेक्ट मूव करता है उतना उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस काउंटर वेट से, मैन का सेंटर ऑफ मास काउंटर वेट से h हाइट पे है। और यहां पे एज्यूम कर लो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज आल्सो सफिशिएंट, लैडर लेंथ इज आल्सो सफिशिएंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि डायग्राम जो है यहां पे जस्ट हम लोग इधर पे सिचुएशन को बतलाने के लिए बना रहे हैं। यहां पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या रोप की जो लेंथ है वो सफिशिएंट हम लोग यहां पे मान रहे हैं, और लैडर की लेंथ भी सफिशिएंट मान रहे हैं। अब देखना है इसमें, इफ द मैन स्टार्ट टू क्लाइंब अप द लैडर, मैन ने लैडर में चढ़ना शुरू किया स्लोली विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। ओके, स्लोली का मतलब क्या हो जाएगा? विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट द बर्डन बाय हिम टू रीच हिज सेंटर ऑफ मास इन द लेवल दैट ऑफ द काउंटर वेट। काउंटर वेट के लेवल तक वो अपना सेंटर ऑफ मास काउंटर वेट के लेवल तक लेके आना चाह रहा है। जैसे तभी मैंने बताया कि यहां पे लैडर की लेंथ और रोप की लेंथ को सफिशिएंट मान लो, अदरवाइज डायग्राम में देखने में लगेगा कि वो उस लेवल पे नहीं आ पाएगा, राइट। तभी हम लोग करें कि टेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ द लैडर इज लार्ज। तो क्वेश्चन तो ये है, इस वाले पार्ट में अब नई थॉट्स हैं। हमें यहां पे मालूम करना पड़ेगा कि मैन का सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में कितना हाइट तक मूव किया, लैडर का सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया, तब बर्डन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि कैसे सोचोगे, क्योंकि एकदम नई सिचुएशन आपके पास अब है। मतलब अब ये सिचुएशन कैसी है कि वर्क भी जुड़ गया और जो आपने सेंटर ऑफ मास का भी किया था, लेकिन एकदम नई सिचुएशन है ये। ठीक है, इसमें टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, थॉट्स डेवलप करना है हम लोगों को इस वाली कंडीशन में। जैसे इस प्रॉब्लम में सोचो कि होगा क्या। मैन, जैसे आप सिंपल केस देखना कि अगर लैडर वॉल से इंक्लाइंड हो या वॉल के साथ कोई लैडर लगी हो और मैन अगर स्लोली इस लैडर में ऊपर चढ़ जाए, तो हम लोग बर्डन बाय द मैन क्या कहते हैं? mgh। उस समय वो लैडर में भी फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, कितना फोर्स लगा रहा है? mg। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो लैडर क्या है? 0 है। इसलिए वहां पे मैन का बर्डन क्या हो जाएगा? जो अपना सेंटर ऑफ मास ऊपर लेके जाएगा, तो mgh कर देते थे। अब यहां पे क्या होगा कि जब वो लैडर में ऊपर चढ़ेगा तो लैडर नीचे जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग मैन के फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो मैन यहां पे जो फोर्स लगाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू लगाएगा। फोर्स नॉर्मल रिएक्शन उसके पैर में ऊपर की तरफ लगेगी, लैडर में नीचे की तरफ लगेगी। तो अगर मैन का फ्री बॉडी डायग्राम देखें कि अगर हमें मैन का बर्डन कैलकुलेट करना है तो मैन दो जगह डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अपने फोर्स जनरेशन से। वो एक कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास को जितना ऊपर उठाएगा इस प्रोसेस में वो बर्डन पॉजिटिव हो जाएगा, लैडर को नीचे की तरफ पुश करेगा। लैडर का डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें और मल्टीप्लाइड बाई फोर्स कितना लगाएगा? mg के बराबर। तो अब अगर देखा जाए तो पूरी प्रॉब्लम किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैडर पे। ये वाली बात समझ में आ गई। यहां पे हमें एक चीज क्यों ऐड करनी पड़ी? अगर आप देखते हो कि वॉल में लैडर अगर लगी हुई है तो mgh हो जाता था, वहां लैडर मूव नहीं करती थी। लेकिन यहां लैडर मूव कर रही है तो यहां पे मैन अपने सेंटर ऑफ मास को भी ऊपर उठाएगा, लैडर को नीचे करेगा। तो मैन का बर्डन यहां दो चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब इस पार्ट को अगर आपने कर लिया हो तो मुझे सॉल्व करके बतलाओ। चलो पूरा पार्ट एक स्टेप बाय स्टेप एनालाइज कर लो। मैं यहां पे आंसर भी लिख देता हूं, देखो। चलो आपका मैं इधर पे देखो आंसर लिख देता हूं। आंसर जो आ रहा है, और कई लोगों ने आंसर सही कैलकुलेट किया हुआ है पहले से। ऑब्जर्वेशन विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ, कई लोगों ने एकदम सही कैलकुलेट किया हुआ है। स्मॉल mgh ये आंसर है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं यहां पे आपको अगर गलत हुआ है तो मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप बतला देता हूं। आप बाद में फास्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप बतलाता हूं, जहां पे छोटे छोटे स्टेप से सोचने के लिए जहां गड़बड़ी हो सकती है वहां तक भी मैं इसमें बतलाता हूं। देखो ये है सिचुएशन,
ठीक है। अब हम लोग लेडर और मैन को सिस्टम ले लें। देखो हमारे पास लेडर और मैन को एक सिस्टम की तरह से ट्रीट कर लें। ठीक है, टेक मैन एंड लेडर एज ए सिस्टम। तो हम लोग यहां पे अपने फ्री बॉडी डायग्राम्स को ऐसे दिखला सकते हैं। देखो ये काउंटर वेट में फोर्स लगेगा टी और एम जी, मैं जस्ट दिखला रहा हूं डिटेल में, लेकिन आप जब प्रॉब्लम जब सॉल्व करना सीख लोगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए डिटेल बतला रहा हूं। क्वेश्चन छोटा है, मैं सिस्टमेटिकली इसमें इसलिए बतला रहा हूं, राइट। देखो मैन जो है, मैन पे अगर हम लोग चेक करें, मैन पे जो नॉर्मल रिएक्शन लेडर की आएगी, एफ जो फोर्स जनरेट करेगा वो ऊपर की तरफ होगा, वेट नीचे आएगा। मैन स्लोली मूव कर रहा है तो दिस नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स जनरेटेड बाय द मैन विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो लेडर में टेंशन ऊपर लगेगा, ये मैन जो फोर्स जनरेट करेगा वो नीचे लगेगा और इसका वेट नीचे आएगा, राइट। यहां तक क्लियर है। ये हमारे पास टोटल सिनेरियो होगा इस वाली सिचुएशन का। दिस इज ओके। इसके बाद अब आप यहां पे चेक करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काउंटर वेट और लेडर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो काउंटर वेट जितना ऊपर मूव करेगा लेडर उतना नीचे मूव करेगी। दिस इज ओके। हम मान लो कि काउंटर वेट का डिस्प्लेसमेंट है yc, काउंटर वेट का डिस्प्लेसमेंट सपोज है yc, और यही डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज लेडर का होगा बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर। आप ऐसा कह सकते हो। तो देखो मैंने यहां पे काउंटर वेट का डिस्प्लेसमेंट लिखा yc, तो मैंने यहां पे लेडर का डिस्प्लेसमेंट मैंने yc लिख दिया, राइट। यहां तक क्लियर है। लेकिन आपको याद होगा मैंने ये डिस्कस किया था कि ये और ये दोनों सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम सिस्टम है ना। सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम सिस्टम है। क्यों? मास सेम है, अप्लाइड फोर्सेस आर सेम, टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ काउंटर वेट होगा ऊपर की तरफ, काउंटर वेट सिंगल पार्ट के लिए है, तो काउंटर वेट जितना मूव करेगा उतना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द काउंटर वेट मूव करेगा। अब काउंटर वेट और लेडर सिस्टम दोनों सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। जैसे मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास के केस में अंदर कितने पार्टिकल हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, और एक्सटर्नल फोर्स होने के साथ साथ हमें यह देखना होता है कि उसमें मास कितना है। तो दोनों के मासेस सेम है, एक्सटर्नल फोर्स सेम है, तो जितना काउंटर वेट का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा उतना लेडर प्लस मैन का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। काउंटर वेट का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, जितना काउंटर वेट ऊपर मूव कर रहा है, तो लेडर प्लस मैन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास yc ऊपर मूव करेगा, लेकिन लेडर yc नीचे मूव करेगी। देखो इस डायग्राम से क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई। मैन कहां मूव कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन, ये गिवन है। यहां तक तो समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं। मैं एक छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस करते हुए इसमें चल रहा हूं, ठीक है। डिटेल में जब आप समझ लोगे तो आप इसको फास्ट सॉल्व करोगे, इसलिए मैं अभी एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। मैं यहां तक डिस्कस कर चुका, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे चेक करो कि हमें यहां ये इतना पार्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप चेक कर लीजिए पूरा, ठीक है ना। ये बतलाइए, ये जो मैंने स्टेप लिखे हुए हैं इन पार्ट को एक बार रीडिंग कर लीजिए, देख लीजिए इन स्टेप्स में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है सोचने में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब ये बतलाओ हम लोगों को गिवन क्या है? हम लोगों को गिवन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू काउंटर वेट, है ना। हम लोग को गिवन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू काउंटर वेट। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू लेडर गिवन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द काउंटर वेट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द काउंटर वेट। आप ऐसा लिख सकते हो ना,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द काउंटर वेट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द काउंटर वेट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द काउंटर वेट को मैंने क्या लिखा हुआ, वाई सी अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू काउंटर वेट क्या है, एच अपवर्ड। अब बतलाओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन आ सकता है, ठीक है, बतलाओ ऐसे लिखोगे ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू काउंटर वेट इक्वल टू एच जे कैप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द काउंटर वेट लिखेंगे। दिस इज ओके, मतलब यहां तक समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन समझ में आ गया, अप टू दिस पार्ट इज ओके, एच प्लस वाई आ गया। अब बतलाओ, अब ये पुराना प्रॉब्लम बन गया जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन भी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द काउंटर वेट में भी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैडर भी हम लोगों को वाई सी के टर्म में गिवन है। अब मैं यहां पे इक्वेशन यूज करता हूं। अब लैडर और मैन को सिस्टम ले लूं, टेक लैडर और मैन एज ए सिस्टम, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर रहा है, वाई सी अपवर्ड। लैडर कितना मूव कर रही है, वाई सी डाउनवर्ड। मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच प्लस वाई सी अपवर्ड। अब जरा यहां पे वाई सी की वैल्यू बतलाओ कितनी आ रही है, अपनी कॉपी में वाई सी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप के साथ बतला रहा हूं, ठीक है, बाद में आप जल्दी अपने आप समझ के करना है इसे फास्ट। यहां तक क्लियर है। डेल्टा वाई सी एम ऑफ द लैडर मैन सिस्टम इक्वल टू वाई सी अपवर्ड। डेल्टा वाई मैन इक्वल टू जो अभी कैलकुलेट किया है एच प्लस वाई सी, डेल्टा वाई लैडर इक्वल टू माइनस वाई सी डाउनवर्ड। अब सभी वैल्यू को रख दें, वाई सी आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, वाई सी आ जाएगा। कितना आया वाई सी, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, मैन का फ्री बॉडी डायग्राम आप अगर विजुलाइज करो तो मैन में जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर है, और मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच प्लस वाई सी। वाई सी आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लैडर को नीचे की तरफ पुश करने में कितना वर्क करेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैडर, और बोथ वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और दोनों का सम कर दो तो रिलेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वर्क डन बाय द मैन इक्वल टू वर्क डन बाय द मैन टेकिंग हिज सेंटर ऑफ मास टू द हाइट वाई मैन अपवर्ड। वाई मैन कितना हो जाएगा, एच प्लस वाई सी, प्लस वर्क डन बाय हिम टू पुश द लैडर टू द हाइट वाई सी डाउनवर्ड, डिस्टेंस वाई सी डाउनवर्ड। अब इन वैल्यू को मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां तक क्लियर है। अब आपको सभी रिलेशन वाई सी के टर्म में मालूम है, आप ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको वाई एम मालूम है कितना है, एच प्लस वाई सी, कितना आ जाएगा, एच प्लस 2 वाई सी। वाई सी यू हैव कैलकुलेटेड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द वर्क डन, ओके, यहां तक अच्छे से क्लियर। इसका दूसरा मेथड है, आपने डिस्प्लेसमेंट समझो और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में चेंज निकाल लो, तो भी आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करता, उसको अपने आप ट्राई करना, कई बच्चों ने सॉल्व किया था यहां पे उसी मेथड से, ठीक है। दूसरा मेथड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना, वो भी आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन उसको कैसे सोचोगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, उस वाले पार्ट को खुद सॉल्व करना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है। पूरा पार्ट जो अगर यहां समझ नहीं पाया तो घर में एक एक पार्ट लिख के दोबारा करना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, कई लोगों ने अभी इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में बहुत जल्दी सॉल्व किया था कई लोगों ने, तो एक अच्छा ये एक साइन है, आप मेहनत कर रहे हो, एक अच्छे थॉट लेवल पे पहुंच रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से करना है, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, जैसे मैंने बताया एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बढ़ते हुए उसी तरीके से आगे बढ़ो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास को अगर फोर्स लगा हो, ये समझना आ गया, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास में